हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो सीडीपी की क्लास को आज हम कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसे लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास, ठीक, बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर अलग अलग होती है, अव्यवस्थित व असतत होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए से शुरू करते हैं कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। नहीं, सटीकता से और पक्के तौर पर नहीं की जा सकती। ठीक है, के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता, ये भी गलत है, लगाया जा सकता है। कहता है कि बालकों में व्यक्तिगत विकास अव्यवस्थित और असतत होता है। नहीं भाई, सतत होता है। ठीक है, असतत नहीं होता, निरंतर चलता है। तो फिर हमारा ऑप्शन हुआ क्या, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। यानी कि बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों की विकास की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ बच्चों में विकास तेज़ी से हो जाता है, कुछ बच्चों में मंद गति से हो जाता है। जैसे कुछ बच्चे जल्दी चलना सीख जाते होंगे, आपने खुद अपने माहौल में देखा होगा। कुछ बच्चे देर में चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं, तो कुछ बच्चे देर से बोलना सीखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है, प्रत्येक जो बालक होता है अपनी योग्यता, क्षमता, बुद्धि एवं स्तर के अनुरूप ही विकास करता है। ठीक है, फिलहाल हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सही है और गलत वाला जरा वहाँ पर याद रखना और वहाँ पर भी आप लोग सर्कल कर लेना। कह रहा है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, विकास अव्यवस्थित होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। विकास क्रम से होता है। जैसे कैसे होता है, जैसे कि पहले क्या आती है, शैशवावस्था आती है, फिर क्या आती है, बाल्यावस्था आती है, फिर क्या आती है, किशोरावस्था आती है। तो विकास जो होता है क्रम से होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि विकास अव्यवस्थित होता है, ये भी गलत है। विकास अव्यवस्थित नहीं होता है। ठीक है, विकासात्मक प्रतिमान सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित नहीं होते हैं, ये गलत है, प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास इस प्रक्रिया में बालक का जैसे क्या क्या होता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कैसे चलती है, जीवन पर्यंत चलती है ना। ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जीवन पर्यंत चलती है। ठीक है, बाकी मैं ओरली बोल देता हूँ, लिखने में बहुत टाइम जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखना चाहते नहीं हो। जो जीवन पर्यंत चलती है ना। तो अब विकास की इस प्रक्रिया में बालक का शारीरिक विकास, मानसिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। ठीक है, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं। कह रहे आस पड़ोस से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं और समकक्षीय समूह से सीखते हैं। तो देखो, आस पड़ोस से भी सीखते हैं, धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं और समकक्षीय समूह, जिस समूह में वो रहते हैं उससे भी सीखते हैं। यानी कि ए बी सी डी किस में है, हमारा 4 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम आगे बढ़ते हुए, जीन पियाजे से ये क्वेश्चन है आपका। और कहता है कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन होगा बेटा। यहाँ पे अनुकूलन के 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। अनुकूलन के द्वारा किस किस को समाहित किया जाता है। अनुकूलन को हम क्या बोलते हैं, अडेप्टेशन बोलते हैं। कह रहा है समायोजन और समावेशन, संतुलीकरण, असंगठन, समायोजन, संतुलीकरण, समावेशन और संगठन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा है ए, समायोजन और समावेशन। ठीक है, तो समावेशन किसे कहते हैं, तो समावेशन को इंग्लिश में बोलते हैं असिमिलेशन, यानी कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। ठीक है, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना, को
जगह देना। और समायोजन क्या होता है, जिसे हम अकोमोडेशन बोलते हैं, यानी कि नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी में विरोध हो जाना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, समायोजन यानी कि अकोमोडेशन बोलते हैं। फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा किससे संबंधित है, जीन पियाजे से संबंधित है। ठीक है, कहता है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार के जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित तो कर पाते हैं, परंतु अमूर्त संरचनाओं की सक्रियात्मकता में कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ये कौन सी अवस्था में आएगा, कह रहा है कि संवेदी चालक अवस्था में आएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, ये हमारे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इन्होंने कितनी अवस्थाएं दी थी, 4 अवस्थाएं दी थी। ठीक है, संवेदी पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, संवेदी पेशीय जिसे हम इंद्रिय जनित और इंद्रिय गामक अवस्था भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संवेदी पेशीय, इंद्रिय जनित और इंद्रिय गामक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष तक चलती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को हम ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी बोलते हैं, ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। अमूर्त को हम औपचारिक भी बोलते हैं, और ये 11 से 15 या 16 तक चलती है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है हमसे कि लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तुओं को व्यवस्थित कर लेता है, यानी कि वर्गीकृत कर लेता है, तो किस में आएगा, मूर्त में आएगा। और अमूर्त नहीं कर पाता है, तो अमूर्त वाला किस में आएगा, डी में आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। लेब-वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है, कहता है कि लेब-वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार व्यक्तिगत वाक्य क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है। ठीक है, व्यक्तिगत वाक्य या प्राइवेट स्पीच कहते किसे हैं, यानी कि किसे कहते हैं, बच्चों का खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देना, इसे वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए आप। बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, बच्चों की सोच में रुकावट पैदा करता है, रुकावट नहीं, ऐसे अभी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बच्चे की आत्म केंद्रियता दर्शाता है, ऐसा नहीं है। बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता है, ये भी नहीं है। यानी कि बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। ठीक है, ये मैंने बताया, बच्चों का खुद से बातें करना, अपने कार्य को दिशा देना, क्या कहलाता है, व्यक्तिगत वाक्य यानी कि प्राइवेट स्पीच कहलाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी लेब-वाइगोत्स्की से संबंधित है क्वेश्चन, और कहता है कि लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, तो 2 प्रकार से मदद कर सकते हैं लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार, एक ZPD के द्वारा और एक इसकी फोल्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, इसके फोल्डिंग के द्वारा। ठीक है, ZPD क्या होता है और इसकी फोल्डिंग क्या होता है, एक बार ये आप लोग सुन लीजिए। ZPD क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, यानी कि बच्चे के समस्या समाधान के दौरान, ठीक है, बीच में उलझ जाने के बाद वहाँ से लक्ष्य के बीच की खाली क्षेत्र या दूरी, जिसे किसकी सहायता से भरा जाता है, वयस्क की सहायता से भरा जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD बोलते हैं। और ZPD की सहायता, जो समस्या के बीच में जो सहायता दी जाती है, ये कैसी सहायता होती है, स्थायी सहायता होती है। ठीक है, अब इसके फोल्डिंग किसे कहते हैं, मैं इंग्लिश में इसे इसलिए बता रहा हूँ इंग्लिश में, क्योंकि जो हिंदी में नाम आते हैं बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं, इसलिए आप लोग भी इंग्लिश में याद रखें। इसके फोल्डिंग क्या होता है, इसे हिंदी में ढांचा निर्माण या मचान या पाड़ भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि समस्या समाधान के दौरान वयस्क के द्वारा अस्थायी एवं शुरुआती सहायता, बस ये याद रखना, ये शुरुआती होती है और अस्थायी होती है। वो कैसी होती है, वो बीच में होती है और स्थायी होती है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब वो कह रहा है कि अधिगम के किस प्रकार मदद करते हैं, कहता है इनाम देकर, मैंने इनाम के बारे में कुछ नहीं बोला, सज़ा देकर कुछ नहीं बोला मैंने, ऐसे ब्लैक बोर्ड पे नकल कर ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। क्या बोला कि मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कहता है कि
पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोहलवर के नैतिक विकास के किस चरण में है? कह रहा आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास में, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में, अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास में, सार्वभौमिक नैतिकता में। देखो सार्वभौमिक नैतिकता क्या कहती है? ये सार्वभौमिक नैतिकता जो है ये हमारे तीसरे, पहले मैं बता दूं इन्होंने कितने चरण दिए हैं। इन्होंने जो है 3 चरण दिए हैं, ठीक है। कितने चरण दिए हैं? 3। और इन 3 की कितनी अवस्थाएं हैं? 2 उपअवस्थाएं, यानी कि दो उपअवस्थाएं दोनों की। तो सार्वभौमिक नैतिकता जो होती है हमारे तीसरे की उपअवस्था है। इसमें क्या होता है? परोपकार, यानी कि दूसरों का भला करना जरूरी है, चाहे मैं भूखा रह लूँगा, ठीक है। यानी कि दूसरे का भला ज़रूरी है, चाहे मेरा हो या ना हो, ठीक है। तो ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं आपका। दूसरा कहता है कि अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था विन्यास, ये भी उत्तर परंपरागत की ही दूसरी अवस्था, पहली अवस्था है, यानी कि सामाजिक अनुबंधन। अपना अपना हित देखना, यानी कि चोर चोर मौसोरे भाई, तुम मुझे आलू दो मैं तुम्हें टमाटर दूंगा, ऐसा भी बच्चे ने नहीं बोला है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरी अवस्था की उपअवस्था है, यानी कि परंपरागत रूढ़िवादी नैतिक अवस्था 10 से 13 वर्ष तक चलती है। इसमें एक तरफ होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की और दूसरी तरफ होता है कानून एवं व्यवस्था अवस्था, ठीक है। तो हमारा ये भी नहीं आएगा। मतलब पापा कहते हैं कि शर्मा जी के बेटे जैसा बनो, और लड़का कहता है, लड़की कहती है कि मैं अपना निर्णय खुद ले सकता हूँ। तो ऐसा भी इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है। पहली अवस्था होती है पूर्व परंपरागत पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि नैतिकता से पहले का समय। इसमें 2 उपअवस्थाएं होती हैं। एक तरफ होता है अहम केंद्रिकता स्वार्थी बच्चा, दूसरी तरफ होता है दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है। यानी कि बच्चा कहता है कि सारे खिलौने मुझे दे दो, और पिता कहते हैं कि कुछ खिलौने छोटे भाई को भी दे दो। तो यहाँ पे बच्चा दुविधा में पड़ जाता है, अगर नहीं देगा तो दंड मिलेगा, ठीक। तो यही वो बच्ची कह रही है कि अगर मैं बाहर जाऊँगी अनुमति नहीं देंगी, यानी कि बच्ची भी यही कह रही है कि पूजा अपनी दोस्त को कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें क्या कर देगी? बाहर निकाल देगी, ठीक है। ये पहली अवस्था आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। वीडियो लंबी हो रही है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। कहता है कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। हमें हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बताना है, ठीक है। तो बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशिष्टता है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। अच्छा, पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है। देखो मुझसे भी कन्फ्यूज़न हो गया। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। बुद्धिमत्ता, यहाँ पे बुद्धिमत्ता होगा, ये माता नहीं है, को एकाकी आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी से शुरू करते हैं। कह रहा है बुद्धिमत्ता को एकाकी आयाम में, यानी कि एक तरफा आयाम, ये बहुबुद्धि, ये क्या होती है? बहुआयामी होती है, ठीक है। इसलिए आयाम में सहबद्ध नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एकाकी नहीं होती, बहु होती है। बुद्धिमत्ता किसी एक सामान्य खंड से हावी नहीं होती, अपितु कई प्रकार की होती है। बिल्कुल हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कई प्रकार की होती है, यानी कि लगभग 9 प्रकार की होती है, ठीक है। बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है, बिल्कुल विकसित किया जा सकता है। अब वो कह रहा है कि बुद्धिमत्ता एक स्थिर तथा स्थायी विशेषता, ये गलत है, स्थिर नहीं है, ठीक है। तथा कैसे स्थिर नहीं है? फिलहाल वीडियो लंबी हो जा रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की ओर आज के सेशन का। कहता है कि एक बाल केंद्रित शिक्षा में, एक बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, बिल्कुल शिक्षिका की भूमिका होती है। कह रहा है कि शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय रहते हैं। भाई विद्यार्थी क्यों निष्क्रिय रहेगा? ये तो बिल्कुल ही गलत है। विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका होती है, ये तो ठीक है, लेकिन शिक्षिका की निष्क्रिय होती है ऐसा नहीं है, दोनों सक्रिय होना चाहिए, है ना। यानी कि शिक्षिका व विद्यार्थी दोनों सक्रिय रूप से होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का। और आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। और प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।